मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं घनश्याम धोड़िया, गुरुग्राम डिग्री कॉलेज चक 5 बेला, श्री विजयनगर के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम BA फर्स्ट ईयर हिस्ट्री सेकंड आधुनिक विश्व का इतिहास इसके अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह है नेपोलियन के सुधार। तो आज इस प्रकरण के अंतर्गत हम नेपोलियन के प्रमुख सुधारों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि 1799 से लेकर 1814 तक का यूरोपियन जो इतिहास है, फ्रांस का इतिहास रहा है, और इस फ्रांसीसी काल का जो इतिहास है नेपोलियन की जीवनी है। नेपोलियन बोनापार्ट की जीवनी है। कल हमने इस टॉपिक को शुरू किया था। इसके अंतर्गत कल हमने नेपोलियन के सुधारों के बारे में चर्चा शुरू की थी। इसके अंतर्गत कल हमने नेपोलियन के प्रमुख सुधारों के अंतर्गत नया संविधान, शांति व्यवस्था बनाए रखना, प्रशासकीय सुधार, आर्थिक सुधार, शिक्षा के क्षेत्र में सुधार, कला को प्रोत्साहन, पोप से समझौता, न्यायालयों का पुनर्गठन, सार्वजनिक कार्य और विधि संहिता, जो कि नेपोलियन के प्रमुख सुधार माने गए हैं। कल हमने कला को प्रोत्साहन तक जो है नेपोलियन के सुधारों के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली थी। आज के इस वीडियो में हम पोप से समझौता, न्यायालयों का पुनर्गठन, सार्वजनिक कार्य और नेपोलियन की विधि संहिता की देन, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। संक्षेप में नेपोलियन के प्रमुख सुधारों को एक बार फिर देख लेते हैं। नंबर 1, नया संविधान। तो नेपोलियन ने सत्ता ग्रहण करने के बाद संविधान निर्माण कार्य प्रारंभ किया था। दिसंबर 1799 में यह नवीन संविधान लागू हुआ। सर्वोच्च शक्ति जो है 3 कौंसलों को दी गई थी, जिसमें कि प्रथम कौंसल के रूप में 10 वर्ष के लिए नेपोलियन की नियुक्ति प्रदान की गई। शासन की वास्तविक शक्ति जो थी नेपोलियन के हाथों में ही केंद्रित रही। विधान के अंतर्गत 3 सदनों की विधानसभा का प्रावधान था, जिनमें सीनेट, लेजिस्लेटिव असेंबली तथा ट्रिब्यूनेट। तो इस प्रकार नेपोलियन ने नया संविधान लागू किया। नंबर 2, शांति व्यवस्था बनाए रखना। इसी प्रकार सत्ता संभालते ही नेपोलियन ने फ्रांस में शांति व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास किया। उसने सरकारी पदों के जो द्वार थे सभी लोगों के लिए शर्तों के अनुसार खोल दिए थे। भगोड़े व विद्रोही पादरियों और कुलीनों के विरुद्ध कानूनों को उसने उदार बना दिया था, और फ्रांस में बसने के लिए उन्हें आमंत्रित भी किया, बशर्ते कि वे राज्य के प्रति वफादार रहें, अर्थात स्वामी भक्ति का प्रदर्शन करें। जिन लोगों ने नेपोलियन का विरोध किया उन्हें कठोरतापूर्वक दबा दिया गया था। तीसरा था प्रशासकीय सुधार। इसके अंतर्गत नेपोलियन ने फ्रांस की शासन व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए थे। उसने संपूर्ण फ्रांस को विभागों अर्थात जिलों में विभक्त कर दिया था। प्रत्येक विभाग का जो प्रधान है प्रीफेक्ट होता था। जिले को उप विभागों में भी बांटा गया था, जिसके अधिकारियों को उप प्रीफेक्ट कहा गया था। प्रत्येक नगर अथवा कम्यून का जो प्रमुख है वह मेयर कहलाता था।
नेक्स्ट है आर्थिक सुधार। तो नेपोलियन ने आर्थिक सुधारों को भी देश में लागू किया। इसके अंतर्गत नेपोलियन ने राजकीय करों की वसूली के लिए सरकारी कर्मचारी नियुक्त किए थे और स्थानीय संस्थाओं के द्वारा करों की वसूली अब बंद कर दी गई थी। नेक्स्ट सुधार था आर्थिक में इसका, स्वर्ण और चांदी के सिक्कों का स्तर निर्धारित किया गया, प्रत्यक्ष करों को समाप्त किया गया तथा अप्रत्यक्ष करों को बढ़ाया गया। नेक्स्ट है पराजित देशों से फ्रांसीसी सेनाओं का खर्चा तथा युद्ध खजाना लिया जाने लगा था। नेक्स्ट है व्यापार व उद्योग धंधों की उन्नति के लिए राष्ट्रीय उद्योग समिति का गठन किया गया। इसके अलावा खाद्य सामग्री की सुव्यवस्थित वितरण के लिए अनेक नियमों का प्रतिपादन किया गया, दशमलव पत्ती लागू की गई और यातायात के साधनों को सुधारा गया। इसी प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में भी नेपोलियन ने महत्वपूर्ण सुधार किए। नेपोलियन ने फ्रांस की शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए काफ़ी प्रयत्न किए और शिक्षा प्रणाली को उसने पुनर्गठित किया था। प्रमुख नगरों में प्राइमरी और उच्च विद्यालय स्थापित किए गए। प्रत्येक जिले में विद्यालयों की अब व्यवस्था की गई। शिक्षकों को राज्य की ओर से वेतन दिया जाने लगा। सैनिक शिक्षा पर भी विशेष बल दिया गया। पेरिस विश्वविद्यालय का पुनर्गठन किया गया। योग्य व निर्धन विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध करवाई गई। इसी प्रकार कला को भी नेपोलियन ने प्रोत्साहन दिया। इसके लिए उसने शिल्पियों, मूर्तिकारों, संगीतकारों और कवियों को नेपोलियन ने प्रोत्साहन दिया। उसकी आकांक्षा यही थी कि फ्रांस को यूरोप का एक सांस्कृतिक केंद्र बना दिया जाए। तो इस प्रकार कला को प्रोत्साहन नेपोलियन के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट जो टॉपिक है वह है प्रकरण का हेडिंग, पोप से समझौता किया नेपोलियन ने। तो इस प्रकार धर्म के प्रति नेपोलियन की व्यक्तिगत रूप में कोई रुचि नहीं थी, परंतु सार्वजनिक जीवन में वह धर्म के महत्व को अच्छे से समझता था। इसका उपयोग अपनी राजनीतिक सत्ता और व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए वह करना चाहता था। क्रांति के बाद पादरियों के जो विशेषाधिकार थे समाप्त कर दिए गए थे, जिससे कि उनमें असंतोष और विद्रोह की भावना उत्पन्न हो चुकी थी। कैथोलिकों का विश्वास प्राप्त करने के उद्देश्य से ही नेपोलियन ने अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए। इसका वास्तविक उद्देश्य कैथोलिक और राजतंत्र समर्थकों का गठबंधन समाप्त करना था, जिससे उसकी रक्षा को कोई खतरा उत्पन्न न हो जाए। तो इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए नेपोलियन ने पोप के साथ एक समझौता किया था, जिसके अनुसार निम्नलिखित बातें तय की गई थी। नेपोलियन ने पोप के साथ एक समझौता किया, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित बातें तय की गई थी। नंबर 1, पोप ने क्रांति काल में जब्त भूमियों से अपना अधिकार त्यागने का निश्चय किया। नेपोलियन और पोप में हुए समझौते के अनुसार पोप ने क्रांति काल में जब्त भूमियों पर से अपना अधिकार त्यागने का निश्चय किया। दूसरी शर्त समझौता, नेपोलियन ने कैथोलिक धर्म को अब फ्रांस का राज धर्म घोषित कर दिया था। नेपोलियन ने कैथोलिक धर्म को फ्रांस का अब राज धर्म घोषित कर दिया। नेक्स्ट है पादरियों को जो वेतन है राज्य कोष से देने की अब व्यवस्था की गई। इसके अलावा जो पादरी क्रांति के बाद फ्रांस छोड़कर भाग गए थे, उन्हें देश में पुनः आने की अनुमति नेपोलियन के द्वारा अब प्रदान की गई।
इसके अलावा पादरियों को नवीन संविधान के प्रति स्वामी भक्ति रखना अब अनिवार्य कर दिया गया। नेपोलियन ने पादरियों को नवीन संविधान के प्रति स्वामी भक्ति रखना अब अनिवार्य कर दिया गया था। इस प्रकार नेपोलियन और पोप के मध्य जो समझौता किया गया, तो इसी प्रकार नेपोलियन की धार्मिक नीति से फ्रांस के अधिकांश लोगों को संतुष्ट किया गया और वे भी नेपोलियन के समर्थक बन गए। पोप के साथ समझौते से चर्च पर राज्य का नियंत्रण जो है अब स्थापित हो गया था। देश के सभी नागरिकों को अब धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान कर दी गई थी, परंतु चर्च के कट्टर विरोधी और धर्मपरायण जो पादरी थे अंत तक इसका विरोध करते रहे थे। नेक्स्ट है न्यायालयों का पुनर्गठन। तो नेपोलियन ने न्यायालयों का भी पुनर्गठन किया। प्रत्येक जिले में एक सिविल कोड तथा प्रत्येक 2 या 3 डिपार्टमेंटों के बीच एक पुनरावेदन न्यायालय की स्थापना की गई। प्रत्येक डिपार्टमेंट में एक फौजदारी न्यायालय भी अब स्थापित किया गया। स्थानीय न्यायाधीशों और स्थानीय मजिस्ट्रेटों के अतिरिक्त समस्त न्यायाधीशों की नियुक्ति अब पेरिस में की जाने लगी। प्रशासकीय न्याय प्रणाली को पुनः शुरू किया गया। इस प्रकार न्यायपालिका पर केंद्रीय सरकार का पूर्ण नियंत्रण अब स्थापित हो गया था। नेक्स्ट है सार्वजनिक कार्य। इसी प्रकार फ्रांसीसियों की सौंदर्य एवं अहंकार की भावना तृप्त करने तक बढ़ती बेरोजगारी के समस्या के समाधान के उद्देश्य से नेपोलियन ने पेरिस में नव निर्माण कार्य प्रारंभ किए। पेरिस में बड़ी व चौड़ी सड़कें नेपोलियन के द्वारा बनवाई गई और उसके दोनों ओर छायादार वृक्ष लगवाए गए थे। लूवरे में एक अजायब घर का निर्माण भी नेपोलियन के द्वारा किया गया। पेरिस के प्राचीन प्रासादों को भी वर्साई के राजप्रासाद के समान ही सुसज्जित किया गया। नेपोलियन ने अनेक सड़कों, पुलों, बांधों और नहरों आदि का भी निर्माण करवाया। दलदलों को सुखाया गया और बेरोजगारों को काम देने की उचित व्यवस्था की गई। तो नेपोलियन ने लीजियन ऑफ ऑनर नामक उपाधि को प्रचलित किया था, जो कि विशेष प्रतिभा दिखाने पर ही प्रदान की जाती थी। यह फ्रांस में आज भी प्रचलित है। नेक्स्ट है नेपोलियन की विधि संहिता, जो कि फ्रांस को अनुपम देन है। तो नेपोलियन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो कार्य था वह था फ्रांस की विधि संहिता को तैयार करना रहा था। सेंट हेलेना में एक बार उसने कहा था, विधि संहिता मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है जो चिरस्थायी सिद्ध होगी। यह मेरी सभी विजयों से भी अधिक महत्वपूर्ण है। क्रांति के पूर्व ही फ्रांस के विभिन्न प्रांतों में विविध प्रकार के जो कानून उस समय प्रचलित थे और क्रांति के बाद कानूनों की जैसे कि एक बाढ़ सी आ गई हो। अतः इस बात की आवश्यकता थी कि सभी कानूनों की पारस्परिक असंगतियों को दूर करके इन्हें क्रमबद्ध रूप प्रदान किया जाए और जिससे कि निश्चित एवं स्पष्ट हो जाए कानूनों का जो ज्ञान है। तो नेपोलियन ने इस प्रकार की संहिता तैयार करने में विशेष रुचि दिखाई और इसका जो ढांचा है सामाजिक समानता, धार्मिक सहिष्णुता, व्यक्तिगत संपत्ति और संयुक्त पारिवारिक जीवन के आधार पर खड़ा किया गया था।
इस विधि संहिता के द्वारा सिविल मैरिज और तलाक को मान्यता देकर इस बात को प्रचलित कर दिया गया कि बिना पादरियों के भी जो समाज चल सकता है। नेपोलियन ने इस विधि संहिता के द्वारा सिविल मैरिज और तलाक को मान्यता देकर इस बात को प्रचलित कर दिया था कि बिना पादरियों के भी देश को चलाया जा सकता है। तो नेपोलियन द्वारा निर्मित विधि संहिता के 5 भाग थे। नंबर 1 नागरिक नियम अर्थात जिसे सिविल कोड कहा जाता है। नंबर 2 संपत्ति संबंधी नियम। नंबर 3 नागरिक नियम पद्धति। 4 नंबर फौजदारी नियम संग्रह तथा व्यापारिक नियम संग्रह। तो नेपोलियन की विधि संहिता की जो विशेषताएं, तो नेपोलियन की विधि संहिता पर उसके व्यक्तिगत विचारों का काफ़ी प्रभाव पड़ा था। वह पारिवारिक अनुशासन को बहुत अधिक महत्व प्रदान करता था। विधि संहिता में पत्नी एवं संतानों पर परिवार के मुखिया के अधिकारों को अधिक दृढ़ बनाने का नेपोलियन ने प्रयास किया। पत्नी को पति के नियंत्रण में रखा गया। तलाक को जो नियम है कठिन बना दिया गया था और परिवार के मुखिया को यह अधिकार दिया गया कि वह पारिवारिक संपत्ति अपनी इच्छा अनुसार किसी को भी दे सकता है। इसी प्रकार नेपोलियन की विधि संहिता की विशेषताएं इस प्रकार से रही थी। नंबर 1 नेपोलियन की विधि संहिता क्रांतिकारी प्रवृत्तियों के प्रतिकूल और प्राचीन रोमन कानूनी व्यवस्था के निकट थी। नेपोलियन की विधि संहिता क्रांतिकारी प्रवृत्तियों के प्रतिकूल तथा प्राचीन रोमन कानूनी व्यवस्था के निकट थी। 2 नंबर नेपोलियन ने अपनी विधि संहिता में भूमि पर स्वामी के अधिकार को इतना अधिक मजबूत बना दिया जितना कि पुरातन व्यवस्था में नहीं था। किसानों को भूमि छीन जाने का जो भय था अब समाप्त हो गया था और वे नेपोलियन के सच्चे भक्त बन गए थे। इसके अलावा नेपोलियन की विधि संहिता में पूंजीवादी आर्थिक व्यवस्था को भी पर्याप्त संरक्षण प्रदान किया गया था, जैसे ठेका, ऋण, लीज और स्टॉक कंपनियों से संबंधित अनेक धाराओं का निर्माण किया गया। ट्रेड यूनियन बनाना कानूनी अपराध माना गया। इसके अलावा मालिक मजदूरों के आपसी संघर्ष में अदालतों को यह आदेश दिया गया कि वे मजदूरों की अपेक्षा मालिकों की बातों को अधिक महत्व प्रदान करें। समीक्षा विधि संहिता की समीक्षा। तो नेपोलियन की विधि संहिता की अत्यधिक प्रशंसा की जाती है, किंतु इसकी कटु आलोचना भी की गई थी। इसने संपत्ति के अधिकार को इतना अधिक मजबूत बना दिया था कि आगे चलकर यह सामाजिक प्रगति में एक बाधा बन गया था। इसने पूंजीवादियों को अत्यधिक संरक्षण प्रदान किया और मजदूरों के हितों की स्पष्ट अवहेलना की गई। अदालतों को यह कानूनी अधिकार देना कि वे मजदूरों की अपेक्षा मालिकों के हितों की ओर ज़्यादा ध्यान दें। कानून व समानता के सिद्धांत का यह एक तरह से उपहास ही था, परंतु नेपोलियन के विधि संहिता की कुछ विद्वानों के द्वारा सराहना भी की गई थी। नेपोलियन ने पारिवारिक नियमों को अनुदार बनाकर उस समय के परिवारों के विघटन की प्रवृत्तियों पर और बढ़ती हुई अनैतिकता को रोकने में सफलता प्राप्त की थी। तो इस प्रकार थॉमसन के शब्दों में नेपोलियन का सबसे बड़ा ध्येय फ्रांस का पुनर्निर्माण करना था, जिसने कि नेपोलियन को 18वीं शताब्दी के प्रबुद्ध शासकों में सबसे महान कहलाने का जो अधिकार प्रदान किया था। तो इस प्रकार
नेपोलियन के जो प्रमुख सुधार हैं इनका वर्णन इस प्रकार से रहा था। प्रमुख सुधारों के अंतर्गत नया संविधान लागू करना, देश में शांति व्यवस्था बनाए रखना, प्रशासनिक क्षेत्र में सुधार, नेपोलियन के द्वारा किए गए आर्थिक सुधार, शिक्षा के क्षेत्र में सुधार, कला को प्रोत्साहन देना, पोप से समझौता करना, न्यायालयों का पुनर्गठन करना, सार्वजनिक कार्य तथा नेपोलियन की विधि संहिता, जो कि नेपोलियन के प्रमुख सुधार कहे जाते हैं। इस प्रकार आज का टॉपिक हमारा यही समाप्त होता है। कल हम फिर से हाजिर होंगे नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।